गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज बच्चों हम पढ़ेंगे नया सब्जेक्ट। जो हमारा सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र। वैसे तो हम 10th में पढ़कर आए अर्थशास्त्र के बारे में। इस पाठ के अंतर्गत हम अर्थशास्त्र क्यों, अर्थशास्त्र सांख्यिकी क्या है और सारांश आदि आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आधुनिक अर्थशास्त्र, प्रश्न पहले यही उठता है कि अर्थशास्त्र क्यों, उसका हम अध्ययन क्यों करें। तो आधुनिक अर्थशास्त्र के प्रवर्तक एल्फ्रेड मार्शल के अनुसार उन्होंने कहा, अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य के अध्ययन से सम्मिलित इस तथ्य का तात्पर्य है। एडम स्मिथ ने बताया कि बच्चों अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। यहाँ पर एल्फ्रेड मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य के अध्ययन से संबंधित है। आगे, जब कोई व्यक्ति अपनी अथवा अपने परिवार की आवश्यकताओं हेतु किसी वस्तु को खरीदता है तो वह खरीदार या उपभोक्ता कहलाता है। जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो बच्चों हम क्या हैं, वो उपभोक्ता हैं। जब कोई व्यक्ति लाभ प्राप्त करने हेतु उस वस्तु को बेचता है तो वह दुकानदार या क्रेता कहलाता है। अर्थात जब हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं तो क्रेता, और जब हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो वह विक्रेता या दुकानदार कहलाता है। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का निर्माण उत्पादन करता है तो वह विनिर्माता कृषक होता है, उसे उत्पादक भी कहते हैं। अर्थात कोई भी व्यक्ति जो किसी वस्तु का उत्पादन करता है वह उत्पादक कहलाता है। कृषक भी एक विनिर्माता है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्यालय, कारखाने, किसी भी स्थान पर नौकरी करता है तो इसके लिए उसे वेतन, पारिश्रमिक मिलता है तो वह वहाँ का बच्चों क्या कहलाता है, कर्मचारी कहलाता है। कोई भी व्यक्ति अपने आय कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए किसी भी फर्म में कार्य करता है तो जो कार्य कर रहा होता है वह कर्मचारी कहलाता है। जब कोई व्यक्ति पारिश्रमिक लेकर अन्य व्यक्तियों की सेवाएं प्रदान करता है, जैसे वकील, चिकित्सक, अध्यापक, लेखा शास्त्री आदि, उसे नियोक्ता कहा जाता है। ठीक, ये लोग क्या हैं, ये अपनी सेवाएं देते हैं और सेवाएं के बदले उनको भी पारिश्रमिक मिलता है और उसको क्या कहते हैं, नियोक्ता कहते हैं। इन सभी स्थितियों में व्यक्ति किसी न किसी रूप से आर्थिक क्रियाएं कर रहा है। टीचर है, पढ़ा रहा है, वकील है, आपके केस को लड़ रहा है, चिकित्सक है, आपकी इलाज कर रहा है। तो आर्थिक क्रियाएं वे सभी क्रियाएं जो धन प्राप्ति हेतु की जाती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, इन्हें सामान्य जीवन में कारोबारी या कारोबार भी कहा जाता है। आगे है बच्चों, बिना दिए कुछ नहीं मिलता। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक क्रिया न करे तो उसे धन प्राप्त नहीं होगा। आपने अनेक जादुई कहानियां सुनी होंगी जिसमें नायक को कोई चमत्कारी वस्तु जैसे पत्थर या छड़ी मिल जाती है और वह उससे मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेता है, परंतु वास्तविकता में शायद ऐसा नहीं है। तो एक कल्पना मात्र है कि कोई जादूगर ने छड़ी घुमाई और पैसे आ गए, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। आर्थिक क्रियाएं किसी भी मानव को करनी होती हैं, तब जाकर उसको धन, पैसे की प्राप्ति बच्ची होती है। अनार्थिक क्रियाएं, ये सभी क्रियाएं जिससे धन प्राप्ति नहीं होती वो अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे एक डॉक्टर बिना किसी जैसे एक डॉक्टर अपने पिता की देखभाल करता है, शिक्षक अपने पुत्र को पढ़ाता है, ये अनार्थिक क्रियाएं हैं, अर्थात उससे उनको कोई धन प्राप्त नहीं हो रहा है। मनुष्य की इच्छाएं असीमित है परंतु इसके साधन सीमित होते हैं बच्चों। ठीक, हमारे पास सीमित साधन है और इच्छाएं हमारी असीमित होती हैं। जैसे आपके पास उदाहरण दिया है, 500 रुपये हैं। अब आप एक साइकिल जिसका मूल्य 5000 है खरीदना चाहते हैं, लेकिन एक पुस्तक है जिसका मूल्य 350 है, एक सेलुलर फ़ोन है जिसकी कीमत 3500 है, 3500 है, खरीदना चाहते हैं। आप केवल एक पुस्तक खरीद सकते हैं क्योंकि हमारे पास 500 रुपये है, 500 रुपये से कीमत की केवल एक पुस्तक है, वो है 350 रुपये की, तो उसे हम खरीद सकते हैं। सेलुलर फ़ोन भी ज़्यादा महंगा है, साइकिल भी महंगी है, इसलिए हमें वहाँ पर वो ऐसी वस्तु का चयन करना होता है जो हमारे बजट में आ रही हो बच्चों। और आपका सबसे अधिक किस वस्तु की आवश्यकता है ये भी हमें देखना है। क्यों, हम विद्यार्थी हैं, आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी के लिए पुस्तक
पहले आवश्यकता है पुस्तक की, फ़ोन की बाद में आवश्यकता है, साइकिल की बाद में आवश्यकता हो सकती है। अभाव अथवा कमी समान समस्त आर्थिक क्रियाओं का मूल है। यदि इनके अभाव न हो तो कोई भी आर्थिक क्रिया की समस्या न, तब अर्थशास्त्र समझने में भी आपको आवश्यकता न होती। हम दैनिक जीवन में विभिन्न अभावों को देखते हैं। विद्यालयों में प्रवेश हेतु लंबी कतार, नौकरी पद हेतु बहुत अधिक आवेदक, रेलवे काउंटर पर बहुत बड़ी भीड़। इन अभावों को इसलिए झेलते हैं क्योंकि जिन वस्तुओं की हमें आवश्यकता है इनकी उपलब्धता कम है, अर्थात जब वो कम होंगे तो हमें परेशानी भी बच्चों उठानी पड़ेगी। वस्तु निर्माता उत्पादक के पास जो उत्पादन के साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस होते हैं, वो भी सीमित होते हैं तथा इनका वैकल्पिक प्रयोग भी किया जाता है। किसान खेती में फसल उत्पादन करते हैं, समय समय पर कृषि संसाधनों, सिंचाई, श्रम, बीज, उर्वरक उपलब्धता निश्चित होती है। इन्हीं संसाधनों का प्रयोग खाद्यान्नों हेतु खाद्यान्नोत्तर फसलों जैसे कपास, जूट के उत्पादन में भी होता है। इस प्रकार संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग वस्तुओं के बीच चुनाव एवं चयन की समस्या करता है। तो कोई भी उत्पादक है उसके लिए आवश्यक है भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, उसको इसकी आवश्यकता होती है। तो बच्चों, किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए हमें दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच चुनाव करना होता है। खरीदारी में भी बच्चों यही होता है कि हम किन वस्तुओं का चयन करें, उन किन वस्तुओं को हम छोड़ें। उदाहरण के रूप में दिया बच्चों, घरेलू सकल उत्पाद 1 वर्ष की अवधि में जो पैसे से हुए सभी सेवाओं और वस्तुओं का उत्पादन बाजार मूल्यों का संबंध रखता है। तो इस प्रकार बच्चों आप यह कह सकते हैं कि कुछ व्यक्तियों के पास अधिक धन की क्षमता होती है और कुछ के पास कम की क्षमता बच्चों होती है। तो ऐसे तथ्यों का संख्यात्मक रूप से ज्ञात करना चाहते हैं जिससे किसी देश की निर्धनता, असमानता का उत्तर मिल सके, अर्थात देश में जो आय का असमान वितरण है उसको किस प्रकार से समाप्त किया जा सके। तो सरकार कोई ना कोई कार्रवाई करके मांग करने से पूर्व तथा तथ्यों को ज्ञात करके यह आवश्यक है कि मानव अपने जीवन को भली प्रकार से नियोजित करने में मदद करे। हमारे देश में जीवन के सामान्य कारोबार को प्रभावित करने वाले अनेक घातक संकटों के बारे में आपने सुना होगा। इनका सामना सरकार जैसे भूकंप आदि, बाढ़ आदि, कहीं ना कहीं ऐसी एक घटना घटित हो जाती है जो सरकार को उसमें सहयोग करना होता है। तो इन परिस्थितियों में सरकार हम सबका सहयोग करती है, तब हम ऐसी परिस्थितियों से बच्चों आसानी से निपट पाते हैं। तो आधुनिक अर्थशास्त्र में ऐसी कौशल की शामिल करने की आवश्यकता है जिसमें अनेक प्रकार के उपयोगी, जैसे हमारे जीवन में संकटों का सामना करना, जीवन पर उनका प्रभाव, निर्धनता का मापन, मांग का वितरण आदि समान रूप से बच्चों हो सके। तो इसके बाद बच्चों हम जानेंगे व्यक्ति और समाज की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु समाज के विभिन्न व्यक्तियों एवं समूह के उपभोग हेतु वितरित करने के लिए इसका चुनाव कैसे किया जाता है, उसके वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है। इस प्रकार से जो सरकार है वह हमारी किस प्रकार मदद कर सकती है, हम किन वस्तुओं का हमें चयन करना है और उसका क्या विकल्प हो सकता है। तो इससे आगे बच्चों हम जानेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हमारा होगा अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, उस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।